Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. हमारे सभी मौजूदा सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समर्थन ही हमें इस तरह की उपयोगी सामग्री बनाने में मदद करता है। यदि आप सक्षम हैं तो कृपया हमें समर्थन देने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें और हमारी सशुल्क सदस्यता में शामिल हों। इस वीडियो को लाइक करना और अपनी बहुमूल्य टिप्पणी साझा करना न भूलें। तो आज की हमारी पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम समय में पीछे जा रहे हैं 1857 के ठीक बाद के भारत में। हमारे हाथ में है बिपिन चंद्रा की किताब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष का अध्याय 3, जो बात करता है किसान आंदोलनों की, और साथ ही हम यूपीएससी के पिछले सालों के कुछ सवालों पर भी नजर डालेंगे। आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों हुआ। अंग्रेजों की वो कौन सी नीतियां थीं जिन्होंने किसानों को विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया, और जब उन्होंने आवाज उठाई तो उसका तरीका क्या था। हम इन घटनाओं को आज के प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर यूपीएससी के नजरिए से भी जोड़कर देखेंगे कि ये क्यों इतनी जरूरी है। तो चलिए आज इस कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि जब सब्र का बांध टूटता है तो आम किसान क्या कर सकता है। सबसे पहले उस माहौल को समझना जरूरी है। 1857 की क्रांति के बाद किसानों की हालत कैसी थी? अध्याय की शुरुआत तो काफी निराशाजनक तस्वीर दिखाती है। देखिए, हुआ ये कि अंग्रेजों की जो आर्थिक पॉलिसियां थीं और फिर ये जमीन के टैक्स का नया सिस्टम, उनके कानून, इन सब ने मिलकर आप कह सकते हैं कि भारतीय खेती की कमर ही तोड़ दी। कृषि की पूरी बनावट ही बदल दी गई। किसान लगातार गरीब होता जा रहा था और उसकी अपनी ही जमीन से पकड़ छूटती जा रही थी। मतलब किसानों को हर तरफ से निचोड़ा जा रहा था। किताब में जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों व्यवस्थाओं का जिक्र है। जमींदारी इलाकों में क्या हो रहा था? जमींदारी इलाकों में तो किसान पूरी तरह से जमींदार की दया पर था। जमींदार मनमाना लगान वसूलते थे, जिसे नजराना या दूसरे नामों से अवैध कर भी कहा जाता था, और बेगार यानी बिना पैसे के काम करवाना। हाँ, बिल्कुल। और वो तो आम बात थी। अगर किसान लगान नहीं दे पाता तो उसे जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। सीधी सी बात थी। और रैयतवाड़ी इलाकों में जहां कहा जाता था कि किसान सीधे सरकार को लगान देगा, वहां भी हालात कुछ बेहतर नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वहां सरकार खुद एक बहुत बड़े जमींदार की तरह काम कर रही थी। भू राजस्व इतना ज्यादा था कि अच्छी फसल के बाद भी किसान के हाथ में कुछ नहीं बचता था। तो इसी वजह से उसे साहूकार के पास जाना पड़ता था। हाँ, और एक बार वो कर्ज के जाल में फंसा तो फिर निकलना नामुमकिन था। नतीजा ये हुआ कि किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह गया और उसकी जमीन, फसल, मवेशी सब साहूकार या अमीर किसानों के कब्जे में चले गए। ऐसे में कोई कब तक चुप बैठ सकता है? जाहिर है इस दबाव का नतीजा एक विस्फोट ही होना था। लेकिन क्या ये विरोध हमेशा संगठित आंदोलनों के रूप में ही होता था? नहीं, और यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। जब किसानों के लिए मिलकर आवाज उठाना मुश्किल होता था तो कई लोगों ने अकेले ही विरोध का रास्ता चुना, जिसे हम अपराध कहते हैं। कई बेदखल किसान जिन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ रहा था, उन्होंने डकैती का रास्ता अपनाया। इसे किताब में सामाजिक डकैती कहा गया है। सामाजिक डकैती ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। मतलब ये पेशेवर अपराधी नहीं थे, बल्कि ये व्यवस्था के सताए हुए लोग थे जो अपने तरीके से बदला ले रहे थे। बिल्कुल, ये उनके लिए इज्जत और अस्तित्व बचाने की लड़ाई थी। वे अमीरों को, खासकर उन साहूकारों को लूटते थे जिन्होंने उन्हें बर्बाद किया था, और कभी-कभी गरीबों में बांट भी देते थे। ये अन्याय के खिलाफ एक सीधा और आप कह सकते हैं कि आदिम प्रतिरोध था। लेकिन फिर एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसने पूरे बंगाल और ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 1859-60 के नील विद्रोह की। ये इतना बड़ा और असरदार कैसे बन गया? हाँ, नील विद्रोह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसे समझने के लिए पहले व्यवस्था को समझना होगा। यूरोपीय बागान मालिक, जिन्हें प्लांटर्स कहते थे, किसानों को मजबूर करते थे कि वो अपनी सबसे उपजाऊ जमीन पर चावल जैसी खाने की फसल की जगह नील उगाएं। और ये मजबूरी किस तरह की थी? क्या कोई कानूनी चुक्ति होता था? हाँ, एक चुक्ति होता था, लेकिन वो सरासर धोखा था। अच्छा। किसानों को मामूली सी रकम एडवांस देकर, जिसे ददनी कहते थे, एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में फंसा लिया जाता था जिससे वे कभी बाहर नहीं निकल सकते थे। अच्छा, और नील की कीमत? नील की जो कीमत उन्हें दी जाती थी वो बाजार भाव से बहुत ही कम थी। असल में ये एक प्रेडेटरी लोन शार्क सिस्टम था, जिसे पूरी तरह से हिंसा का सहारा था। अगर कोई किसान मना कर दे,
या चुक्ति तोड़ना चाहे तो उस पर जुल्म की इंतहा कर दी जाती थी। अपहरण, गैर कानूनी तौर पर कैद करना, कोड़े मारना, उसके परिवार को पीटना, यहां तक कि उसके घर और फसलों को जला देना, ये सब आम बात थी। बागान मालिकों ने अपने भाड़े की कुंडे रखे हुए थे, जिन्हें लठैत कहा जाता था। तो इस जुल्म के खिलाफ आग भड़की कैसे? वो पहली चिंगारी कहां से उठी? सितंबर 1859 में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास के नेतृत्व में किसानों ने साफ कह दिया, हम नील नहीं उगाएंगे। पहले उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके अपनाए, याचिकाएं दी, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने सीधा संघर्ष शुरू कर दिया। और ये फैसला फिर फैल गया होगा जंगल की आग की तरह, एक गांव से दूसरे गांव, एक जिले से दूसरे जिले में। जब बागान मालिकों ने अपने लठैतों से हमला करवाया तो किसानों ने उसका सामना कैसे किया? उनके पास तो हथियार भी नहीं होंगे। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये कोई पेशेवर सेना नहीं थी। किसानों ने उन्हीं चीजों को हथियार बना लिया जो उनके आसपास थी। जैसे भाले, लाठियां, धनुष बाण, गोफन, यहां तक कि ईंटें भी। ये दिखाता है कि ये कितना जमीनी और स्वतःस्फूर्त विद्रोह था। महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब लठैत हमला करते तो वे उन पर धर के बर्तन, कड़ाही, ईंटें फेंकती थी। कमाल है। मतलब ये पूरा का पूरा समाज एक साथ खड़ा हो गया था। पर ऐसे आंदोलन को दिशा कौन दे रहा था? क्या ये पूरी तरह से गरीब दिहाड़ी मजदूरों का ही आंदोलन था या कोई और भी इसमें शामिल था? नेतृत्व ज्यादातर धनी रैयतों के हाथ में था। कुछ मामलों में छोटे जमींदार, साहूकार और बागान मालिकों के पुराने कर्मचारी भी नेता बनकर उभरे। लेकिन इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत थी किसानों की एकता। एकता? किस तरह की एकता? हिंदू और मुस्लिम किसान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। इस एकता ने बागान मालिकों और सरकार दोनों को हैरान कर दिया। क्या ये लड़ाई सिर्फ गांवों तक ही सीमित रही या शहरों में भी इसकी गूंज सुनाई दी? बंगाल के पढ़े लिखे तबके, बुद्धिजीवियों का क्या रुख था? उनकी भूमिका बहुत ही अहम थी। उन्होंने इस लड़ाई को एक बौद्धिक और नैतिक समर्थन दिया। हरीश चंद्र मुखर्जी के अखबार हिंदू पेट्रियट ने किसानों की दुर्दशा पर लगातार लिखा। लेकिन सबसे बड़ा काम किया दीनबंधु मित्र ने। उन्होंने एक नाटक लिखा, नील दर्पण। नील दर्पण, मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ, इस नाटक ने बागान मालिकों के अत्याचारों को इतने असरदार तरीके से दिखाया कि पूरे देश में तहलका मच गया। इसने किसानों के पक्ष में एक मजबूत जनमत तैयार कर दिया। तो इस चौतरफा दबाव का सरकार पर क्या असर हुआ? सरकार पर बहुत भारी दबाव था। उन्हें 1857 की याद भी ताज़ा थी। उन्हें डर था कि कहीं ये विद्रोह और ना फैल जाए। आखिरकार 1860 में सरकार को एक नील आयोग बनाना पड़ा। और उस आयोग ने क्या कहा? आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बागान मालिकों के जुल्मों की कड़ी निंदा की और साफ कहा कि किसानों को नील उगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये विद्रोह पूरी तरह से सफल रहा? हाँ, ये किसानों की एक शानदार और ऐतिहासिक जीत थी। किसानों की एकजुटता के आगे बागान मालिक टिक नहीं पाए। 1860 के अंत तक बंगाल से नील की खेती लगभग खत्म हो गई। इस विद्रोह ने साबित कर दिया कि अगर आम लोग संगठित हो जाएं, तो वे सबसे ताकतवर ताकतों को भी झुका सकते हैं। ये एक शानदार जीत तो थी, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि इससे किसानों की सारी मुश्किलें खत्म हो गईं? मतलब नील की खेती बंद हो गई, पर क्या जमींदारों और साहूकारों का शोषण भी खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। नील विद्रोहों ने एक खास तरह के शोषण को खत्म किया, लेकिन शोषण का पूरा ढांचा वैसा का वैसा ही बना रहा। जमींदार और साहूकार किसानों को लूटते रहे, लेकिन इस जीत ने किसानों को एक आत्मविश्वास जरूर दिया होगा। हाँ, कि लड़ाई लड़ी जा सकती है और जीती भी जा सकती है। तो बंगाल में तो एक बड़ी जीत हुई, लेकिन क्या देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसी ही आग सुलग रही थी? किताब में कुछ और आंदोलनों का भी जिक्र है। बिल्कुल, ये असंतोष पूरे देश में फैला था, बस उसके रूप अलग अलग थे। जैसे दक्षिण में मालाबार को देखें, वहां मौपला किसान, जो ज्यादातर मुस्लिम थे, हिंदू जमींदारों के शोषण के खिलाफ बार बार विद्रोह कर रहे थे। अच्छा। इन विद्रोहों में अक्सर एक धार्मिक रंग भी जुड़ जाता था, जिससे ये और जटिल हो जाते थे। और महाराष्ट्र और पंजाब में? महाराष्ट्र में 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी किसानों को इकट्ठा करके एक तरह की गुरिल्ला लड़ाई छेड़ दी थी। वो भी सामाजिक डकैती के जरिए अंग्रेजी राज के संचार साधनों को निशाना बना रहे थे। और पंजाब का कूका विद्रोह तो और भी अलग था। वो कैसे? वो शुरू तो एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तौर पर हुआ था, लेकिन जल्दी ही वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक राजनीतिक विद्रोह बन गया।
इसे 1872 में बहुत ही बेरहमी से कुचला गया था, जब 49 विद्रोहियों को बिना मुकदमे के तोप से उड़ा दिया गया था। ये तो बहुत भयानक था। असम का भी जिक्र है, वहाँ क्या हुआ था? असम में 1893-94 में सरकार ने लगान की दरें बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। इसके खिलाफ किसानों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। कई जगहों पर पुलिस ने गोलियां चलाईं, जिसमें बहुत से किसान मारे गए। तो अब देख सकते हैं कि समस्या हर जगह थी, बस लड़ाई के तरीके और मुद्दे थोड़े अलग थे। ठीक है, ये इतिहास के लिहाज से बहुत दिलचस्प है, लेकिन अब इसे परीक्षा के नजरिए से देखते हैं। एक यूपीएससी अभ्यर्थी के लिए इन सब कहानियों का क्या मतलब है? इन घटनाओं से सीधे सीधे सवाल शायद हर साल ना आते हों। ये सबसे जरूरी सवाल है। देखिए, यूपीएससी सिर्फ ये नहीं पूछता कि क्या हुआ, वो ये जानना चाहता है कि क्या आप घटनाओं के बीच का कनेक्शन समझते हैं। ये सारे आंदोलन आधुनिक भारतीय इतिहास के बड़े विषयों की जड़ में हैं, जैसे औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां, राष्ट्रवाद का उदय और जन आंदोलनों की प्रकृति। हमारे पास 2019 के प्रारंभिक परीक्षा का एक सवाल है, जिसमें आंदोलनों और नेताओं का मिलान करना था। उसमें एक जोड़ी थी अखिल भारतीय किसान सभा और स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका इन शुरुआती आंदोलनों से क्या लेना देना है? यहीं पर कनेक्शन है। नील विद्रोह या कूका विद्रोह जैसे आंदोलन स्थानीय थे, उनके मुद्दे तात्कालिक थे, लेकिन इन्हीं आंदोलनों ने वो जमीन तैयार की जिस पर बाद में अखिल भारतीय किसान सभा जैसे बड़े, संगठित और राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन खड़े हुए। अच्छा, यूपीएससी यही देखना चाहता है कि क्या आप इस विकास क्रम, इस एवोल्यूशन को समझ रहे हैं। ये सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक प्रक्रिया को समझना है। और मेंस के लिए इसका क्या महत्व है? मेंस में अक्सर भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स जैसे विषयों पर विश्लेषणात्मक सवाल आते हैं। इन शुरुआती आंदोलनों में जो मुद्दे उठाए गए थे, जैसे बेदखली, अवैध वसूली, ज्यादा लगान, वही मुद्दे आजादी के बाद भूमि सुधारों के केंद्र में थे। इन आंदोलनों को समझे बिना हम ये नहीं समझ सकते कि भूमि सुधारों की जरूरत क्यों पड़ी और वे कितने सफल या असफल रहे। यह आपके उत्तर को एक गहरी ऐतिहासिक समझ देता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? क्या टेक अवे है हमारे श्रोताओं के लिए? सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि 1857 के बाद भारतीय किसान चुप नहीं बैठा था। उसका प्रतिरोध भले ही बिखरा हुआ था, स्थानीय था, लेकिन वो लगातार जारी था। इन आंदोलनों ने उस शांति के भ्रम को तोड़ दिया जो अंग्रेज दिखाना चाहते थे। और नील विद्रोह ने तो ये साबित ही कर दिया कि जब किसान एकजुट हो जाएं, तो वो सबसे शक्तिशाली हितों को भी चुनौती दे सकता है। बिल्कुल। और इसने भारतीय राष्ट्रवाद को भी एक नया आयाम दिया, है ना? निश्चित रूप से। इन आंदोलनों ने स्वतंत्रता संग्राम को सिर्फ पढ़े लिखे शहरी अभिजात वर्ग की लड़ाई नहीं रहने दिया। इसने संघर्ष को गांव देहात और खेतों तक पहुंचाया। इसने भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए एक जमीन तैयार की, जहां किसानों की भागीदारी एक निर्णायक ताकत बनी। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार जिस पर वो सोच सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। इन शुरुआती किसान आंदोलनों की सफलताओं और विफलताओं ने बाद में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए राष्ट्रीय आंदोलनों के रणनीति को किस तरह प्रभावित किया होगा। खासकर नील विद्रोह की सफलता, जिसमें अहिंसक प्रतिरोध और जन लामबंदी दोनों का इस्तेमाल हुआ, क्या उसने गांधी जी के सत्याग्रह के तरीकों के लिए एक तरह का मॉडल या प्रेरणा का काम किया? एक बेहतरीन सवाल। हम आज की इस पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे सभी सदस्यों को एक बार फिर धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी सदस्यता में शामिल हों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। आपका समर्थन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.